उड़ान विकास की ऊंचाइयां छूने के लिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पहचान पूरी दुनिया में बनाने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने छेड़ी है एक मुहिम ताकि विकास के नए पैमाने गढ़े जा सके। तो क्या है विकास का रोड मैप? कैसे उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा? कैसे मिलेगी प्रतिभा को पहचान? कैसे हर शख्स दे सकेगा विकास में योगदान? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे इस खास कार्यक्रम उड़ान में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल के LN मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर LN मालवीय। बहुत स्वागत है डॉक्टर LN मालवीय साहब आपका। और सबसे पहले साधुवाद भी करना चाहूंगी क्योंकि लगातार आपके द्वारा समाज की बेहतरी के लिए काम किए जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी आपको। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि एक समाज सेवी होने के नाते आप देशवासियों से आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? मालवीय साहब। मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कहूँगा कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश की हर सेवा में फील्ड में जो जहाँ है जैसा है उसको अपने कार्यों के साथ साथ देश सेवा के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। जैसे कि कोई भी अपनी फील्ड में है, शिक्षा है, रोजगार है, व्यापार है, सभी अपने अपने क्षेत्र हैं। जैसे कोई रोजगार का क्षेत्र है, जैसे मैं उद्यमी हूँ, तो मैं युवाओं को रोजगार देने के लिए अपनी भरपूर प्रयास करता हूँ। जो टैलेंट होगा, टैलेंटेड युवा होंगे, उनको तो कहीं ना कहीं रोजगार मिल ही जाएगा थ्रू प्लेसमेंट, थ्रू इसके। मैं कमज़ोर युवा जो है, जो कहीं पर सिलेक्ट नहीं हो पाते, जो पढ़ने में सबसे अंतिम पंक्ति में रहते हैं, पिछड़े हुए रहते हैं, उनको रोजगार देता हूँ और उनको ट्रेंड करता हूँ और उनसे अपने कार्य कराता हूँ। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई शिक्षक है तो उसको गरीब बच्चों को सोचना चाहिए कि थोड़ा कम पैसे में या फ्री में हो सके तो उनकी पढ़ाई करा सके। डॉक्टर्स को अपने क्षेत्र में सोचना चाहिए। इस तरीके से सभी को अपने अपने क्षेत्र में सोचना चाहिए ताकि इससे सभी कुछ न कुछ समाज सेवा कर सकें। बिल्कुल, बहुत अहम बात अभी आपने कही है कि सभी को अपने अपने क्षेत्र में कुछ सोचना चाहिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। एक बात और, क्योंकि समाज के लिए आप लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, सेंट्रल जेल भोपाल से 33 कैदियों की रिहाई में जुर्माने की राशि भरकर आपने उनको रिहा कराया। सबसे पहले ये ख्याल कैसे आया, कहाँ से आपको ये आइडिया आया और कैसे प्रेरणा मिली इसकी? ये एक बार की बात है। मैं एक बार जेल के पास से गुजर रहा था, तब एक महिला वहाँ बैठ के रो रही थी। मैंने गाड़ी रोकी अपनी, पूछा उससे कि भाई क्या समस्या है, तो उसने कहा कि उसका पति अंदर है। फिर मैंने अपने स्टाफ को भेजकर, ये करीब 5 साल पहले की घटना है, फिर मैंने अपने स्टाफ को भेजकर पता करवाया कि क्या जुर्म है क्या नहीं। जेलर से मिले हमारे लोग जाके, तब उन्होंने बताया कि साहब वो एक छोटी सी धारा 151 के अंदर मतलब अंदर है जेल के अंदर। 151 होती है जो रात में आवारागर्दी करना, फालतू घूमना, शराब पी के घूमना। तो मजदूर आदमी था, ऐसे ही होगा, चुनाव का समय था, अंदर हो गया। तो मैंने पूछा जेलर साहब से कि क्या है इसका, तो बोले साहब इसकी जमानत हो सकती, 1500 रुपये लगना है। मैंने 1500 रुपये भरवाए और उसकी जमानत करवाई। और आज वो आदमी हमारी कंपनी में काम कर रहा है, उसका नाम बताना उचित नहीं लेकिन कर रहा है काम। और तब से वो हमें बहुत मानता है। तब से मुझे एक आशा जगी और एक मन में ख्याल आया कि छोटे छोटे से पैसे होते हैं, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये के लिए लोग बहुत कष्ट झेल रहे हैं। और सजा याफ्ता आज हमने देखे कि किसी पे 300 रुपये का जुर्माना था कैदियों में, तो उसके चलते वो आगे 15 अगस्त तक रिहा नहीं हो सकता था, अगले 6 महीने तक। तो छोटे छोटे पैसों को देखते हुए ये सब हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में कुछ किया जाए। तब से लेके आज तक हम लोग कुछ न कुछ कैदियों के लिए करते आ रहे हैं। जी, आपको सलाम है, क्योंकि आपने कहा कि ना केवल आपने उनको रिहा करवाया बल्कि आपने उनको नया मौका भी दिया, उनको जीवन जीने के लिए एक माध्यम भी दिया, जरिया भी दिया। एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगी, कैसा महसूस होता है, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं जाहिर है वो लोग दुआएं देते होंगे, इसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से? देखिए, आज जब हम जेल में गए और उन कैदियों के पैसे हमने जमा करवाए, सभी ने आके, उनकी आंखों में आंसू थे, काफ़ी भावुक और उत्सुक लग रहे थे। कई लोगों के तो परिवार वाले उनको लेने भी नहीं आए, तो उनको हमने बस का किराया मुहैया कराया, कई लोगों को बस में बिठाया, कई लोगों को हमने हमारे आदमियों ने नंबर दिए।
कि भाई कुछ जरूरत हो, कोई मजदूरी करना चाहता हो तो हमारी साइड पे के कर ले, कहीं भी जैसा हो वैसे मदद का हमने प्रयास किया। और ये सब करके एक मन में सुकून मिलता है। लगता है कि आज मैं अपने काम में से मान लो मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ तो 2,000 रुपये किसी सेवा के नाम पे खर्चा कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है, नींद अच्छी आती है, इतना ही कहूँगा। नींद अच्छी आती है और सबसे अहम यही है, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलती है। हमने देखा है लोग इसके लिए बहुत परेशान भी होते हैं, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। ऐसे में हमारे देश के संविधान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार हैं आपके? देखिए, संविधान पर टिप्पणी करना तो उचित नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा कि संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उस समय के हिसाब से संविधान बहुत ही मजबूत और एक संगठनात्मक संविधान है हमारा, जो कि देश के विकास के लिए और आज तक के विकास के लिए और आगे भी विकास के लिए बिल्कुल लाभकारी और प्रभावकारी है। पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ कानून हैं जिनको बदलने की मेरे हिसाब से आवश्यकता है। तो हमारी सरकार को और इनको उनमें कुछ अमेंडमेंट लाने चाहिए जो उस समय के हिसाब से ठीक थे, आज नहीं है। तो उनको कानून विशेषज्ञ जो हमारे सुझाव देना चाहें आप हमारे जरिए? नहीं, ये संविधान पे टिप्पणी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। सुझाव यही है कि शिक्षा को सरल बनाया जाए और स्वास्थ्य को सरल बनाया जाए, कम पैसे में सभी तक स्वास्थ्य, शिक्षा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उपलब्ध हो, ऐसे कानून जनरेट हो, रोजगार के नए क्षेत्र जागृत हो, लोग नौकरी के पीछे ना भागकर रोजगार के पीछे भागे, ऐसे सरल कानून बनाए जाए कि कोई भी व्यवसाय करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सके। उसको सरकार सारी सुविधाएं दे, अभी तक दे रही है, पर इसमें और थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, एक चीज़ और, क्योंकि आप पूरे देश में सिविल कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं और साथ ही नर नारायण सेवा संस्था के अध्यक्ष भी हैं, तो ये समाज सेवा का ख्याल आपके मन में कहाँ से आया और शुरुआत इसकी कैसे हुई? जी, इस बारे में 5-6 साल पहले जब मैं जा रहा था, किसी सिग्नल पे खड़ा था, एक बच्चा आया, पेपर बांट रहा था। मैंने अपनी गाड़ी का कांच उतारा, 2 रुपए दे के उससे पेपर खरीदा, बाकी पैसे उससे वापस नहीं लिए, 10 रुपए दिए थे। मैंने कहा ठीक है रख लो। तो मेरी बेटी बाजू में बैठी थी, उसने बड़ी जिज्ञासा पूर्वक मुझसे एक सवाल पूछा कि पापा ये पेपर क्यों बांट रहा है, मेरी तरह स्कूल क्यों नहीं जाता? वो सवाल मेरे जहन के अंदर तक उतर गया और मुझे लगा कि इन बच्चों के लिए, इन गरीबों के लिए जो सही में 200 रुपये 100 रुपये के लिए परेशान होते हैं और 50 रुपये के अपने पेपर बांटने के पीछे उनकी स्कूल पिछड़ी हुई है, क्योंकि उनके गरीब माँ बाप है, गरीब परिवार से हैं, जो इतना बोझ नहीं उठा सकते। तो मेरे मन में ख्याल आया, तभी मैंने एक छोटी सी नर नारायण सेवा समिति का जागरण किया और उसके हिसाब से आज, तब से मैं आज तक काम करते आ रहा हूँ और कुछ न कुछ जितना मुझसे बन पड़ता मैं करता हूँ। और सभी से मैं यही कहता हूँ कि पैसा हम सभी जनरेट कर रहे हैं, कमा रहे हैं, नौकरी से, व्यापार से, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अपने हिस्से से 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये जितना हो, जिस तरीके से हो, जिस भी माध्यम से हो, समाज सेवा में सबको करना चाहिए। अभी तक कितने ऐसे लोग होंगे जो कि आपसे जुड़े होंगे, इसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहें? देखिए, हम एक सीताराम रसोई करके एक रसोई चलाते हैं जिसमें करीब करीब 150 लोगों को भोजन कराते हैं और उसमें करीब करीब 250 लोग उस रसोई में जुड़े हुए हैं और जो हम सब लोग मिलके पैसा इकट्ठा करके सबको खाना खिलाते हैं। इसी प्रकार से ये नर नारायण सेवा समिति के जरिए हम जितने गरीब लोगों की हो सकते मदद करते हैं। इसमें हम कहीं से भी कोई चंदा या नहीं लेते हैं, जो हमारे सदस्य हैं, जो लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, वही अपने पैसे एकत्र करके और सेवा कार्य में लगाते हैं। इसमें सीताराम रसोई में जैसे 200 लोग जुड़े हुए हैं, इस समिति में करीब 100 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि अपने अपने हिसाब से पैसा देते हैं और अपने अपने अकॉर्डिंग उसको हम सही कार्यों में लगाते हैं। ये आपने बड़ी बात कही कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, वो लोग खुद अपने स्तर पर योगदान कर रहे हैं और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो टीम वर्क जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, हमारे कर्मचारी भी है। जी जी, कहिए कहिए। हेलो, जी जी कहिए, हम आपको सुन रहे हैं, आप कुछ कह रहे थे।
मालवीय साहब आप कुछ कह रहे थे? मैं ये इसमें कह रहा हूँ कि जी मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें हमारे कंपनी के कर्मचारी जिनकी सैलरी 10,000 है वो भी कभी कभी 1,000 रुपये 500 रुपये की सर इसको सेवा कार्य में लगाया जाए, उस समिति को करते हैं। और समिति के हमारे जो कर्मचारी है वही लोग मिलकर चलाते हैं और वही लोग सारे कार्य कर रहे हैं। और उसमें मैं तो कभी कहीं जा भी नहीं पाता हूँ। एक सेकेंड जी। ओके। तो लेकिन हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं जो भी जिनको जो आवश्यकता होती है जितना होता है हम उनको प्रयास करते हैं और सहयोग करते लोगों को। ठीक है। एक चीज़ और, क्योंकि आज की जब हम बात करते हैं तो युवा पीढ़ी, क्योंकि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, ऐसे में आप लोग जिस तरीके से समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं, आप देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं सोचे। किसी ने अगर 10वीं तक पढ़ाई की है और उसके हिसाब से उसको कुछ भी एक छोटा सा स्टोर कीपर या प्यून या जो जॉब मिल रहा है अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग उसको करना चाहिए। कोई पढ़ा लिखा बीकॉम किया है उसको अपना अकाउंट का छोटा सा काम मिल रहा है, सोचे कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी अगर वक्त को देखते उसको करना है तो करना चाहिए। किसी को कुछ रोजगार के अलावा उद्यम करने का, व्यवसाय लगाने का मौका मिल रहा तो उसको चूकना नहीं चाहिए, उसको वो कार्य करना चाहिए। कार्य कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सभी कार्य अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से फिट होते हैं। एकदम से कहीं पे भी लालच और लोभ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लुभावने प्रलोभन भी चल रहे हैं कि 3 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, तो आपको तो ऐसी नौकरी मिल जाएगी, विदेश भेज देंगे, ये कर देंगे। तो इन लुभावनों से बच के गलत कामों को छोड़कर अच्छे कार्य करें। और हर कार्य की शुरुआत एक छोटे से काम से ही होती है, छोटी सी पूंजी से होती है, एक छोटे रूप से ही होती है। विस्तार आगे जाके ही बढ़ता है। जब कोई भी 20-22 साल का नौजवान बाजार में आता है पढ़ाई करके, नौकरी के लिए जब दर दर ठोकरे खाता है या अपने व्यापार के लिए वो सीखता है, तो उसको उस समय काफ़ी कम ज्ञान होता है। जब उसके बाद उसको 30 साल की उम्र में आता है तो उसको ज्ञान होता है कि नहीं, पैसा क्या चीज़ है, कैसे व्यापार किया जाए, कैसे नौकरी की जाए, कैसे रिस्पेक्ट देना बड़ों को, कैसे अपने सीनियर से बात करना, ये सब उसको धीरे धीरे समझ में आता है। तो युवाओं को मैं यही कहूँगा कि वो कोई भी कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझे, बस कूद जाए, शुरुआत करें। बिल्कुल, बस कूद जाए, शुरुआत करें, क्योंकि कहीं से तो आपको शुरू करना होगा। संघर्ष बहुत है, लेकिन आप अंततः अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। एक बात और मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि देखिए जो समाज सेवी होते हैं उनकी जो दूरदर्शिता होती है समाज के लिए, देश के लिए, वो बहुत ज़्यादा अहम है। और क्योंकि हम बात करते हैं नए भारत की, और इस नए भारत की प्रगति को लेकर, उन्नति को लेकर आपकी क्या सोच है? मैं नए भारत की प्रगति और उन्नति को लेकर यही कहूँगा कि जैसी सोच मेरे मन में जागी है, और मेरे साथ साथ ऐसे कई संगठन हैं, कई लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो भी है, उनको अपने अपने हिसाब से जो उनकी क्षमता है उसके हिसाब से कुछ न कुछ देश की सेवा में योगदान करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है, उसकी पढ़ाई हो गई, वो अपनी 5th क्लास से पास हो गया, तो उसको अपनी बुक्स को फेंकना नहीं चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद बच्चे को बुक्स अपनी बांट दे। छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं, ड्रेसेस है, अगर वो पहनने के बाद फेंक देते हैं या बांध के रख देते हैं, बहुत साल तक घर में पड़े रहते, फिर वो कब कचरे में चले जाते हैं। तो ऐसा न करके वो कहीं ना कहीं बहुत सारी संस्थाएं खुली हुई है जो इन कपड़ों को लेती है, जो गरीब बच्चों तक पहुँचाए जाते हैं। ऐसे ही बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, समय भी होता है कि वो भी अपने हिसाब से, कई लोग तो ऐसा कार्य कर भी रहे हैं। हमारे मोहल्ले में काफ़ी बुजुर्ग सेवा समिति और सेवा कार्यों जुड़े हैं। तो इस तरीके से बुजुर्गों को भी अपने हिसाब से कुछ न कुछ जो हो, जो घर पे बैठे हैं और लगता है कि समय है, तो वो इस प्रकार की सेवा समितियों को समय दे, या डायरेक्ट अपने हिसाब से नहीं कहीं जा सकते तो अपने मोहल्ले में ही जो जितना अच्छा कार्य कर सकते, किसी गरीब के लिए, किसी सिक्योरिटी गार्ड के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी प्लम्बर के लिए, तो मैं कहूँगा कि उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसी प्रकार नौजवानों से कहूँगा कि वो सरल स्वभाव में रहें, लोगों से सरल स्वभाव में बात करें। और मान लो कि कोई किसी पद पे बैठा है, उसके पास कोई इंटरव्यू देने को एक बच्चा आया, तो टैलेंट वाला बच्चा तो सिलेक्ट हो जाएगा, पर उस गरीब तबके के घर का लड़का जो पढ़ने में कमज़ोर था, जो आगे नहीं बढ़ पाया,
और जो इंटरव्यू में फेल हो रहा उसको भी उसको नौकरी का मौका देना चाहिए। जी, और बहुत ज़रूरी भी है। आपने जिस तरीके से कहा कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारा कहते भी हैं नर सेवा नारायण सेवा, और जब आप नर की सेवा करते हैं तो वो भगवान भी खुश होता है जिसको आप पूछते हैं, जो आपका आराध्य है। एक बात मैं आपसे और समझना चाहूँगी कि आगे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए आप क्या करना चाहते हैं समाज सेवा को लेकर? समाज सेवा को लेकर आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या कुछ आपका प्लान है आगे के लिए? आगे मेरा ये है कि जो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, हम लोग आज पूरे प्रदेश में, देश में, इवन देश के अलावा देश के बाहर भी हमारी सेवाएं कंसल्टेंसी के रूप में, हमारी कंसल्टेंसी कंपनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़े कार्यों के लिए सेवाएं देते हैं। पर इसके साथ साथ ये है कि मैं समाज सेवा में काफ़ी अच्छी रुचि रखता हूँ और मुझे ये करके बड़ा सुकून मिलता है। तो मेरा आगे का ये है कि एक छोटा सा कई गरीबों के लिए स्कूल खोला जाए, ये मेरा एक सपना है। और हम लोग उसमें सोच रहे हैं कि मिलजुल के ही खोलें, किसी की उसमें कोई मदद नहीं लें। जो हम लोग 10-50-100 लोग हैं वही हम लोग मिलके सोच रहे हैं। एक हमारा ये प्लान है। दूसरा है कि अभी आज जैसे हम जेल गए थे, जेलर साहब से मिले थे, तो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पे आप जो कैदी लोग हैं इनके पढ़ने के लिए कुछ कंप्यूटर्स की व्यवस्था करा दें, तो वो वहाँ पे उनके पढ़ने से वो जागरूक भी होंगे, साक्षर भी होंगे, और कंप्यूटर बेस्ड में MS ऑफिस जैसे ज़्यादा नहीं सीख पाए, टाइपिंग वाइपिंग सीख जाए, कुछ थोड़ा सा MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड सीख जाए, जिससे कि वो बाहर निकल के अपना कुछ रोजगार चालू कर सके। क्योंकि कई सारे कैदी ऐसे जिनको 1 साल 6 महीने किसी न किसी गुनाह में कोई गुनाह हो गया उनसे, जुर्म तो अपनी जगह है, और मैं ये भी कहूँगा कि पाप से घृणा नहीं करें, पापी से घृणा नहीं करें, पाप से घृणा करना चाहिए, सॉरी। तो इसमें यही कहूँगा कि उनके लिए मैं जो कंप्यूटर की व्यवस्था कर रहा हूँ, ये सबको मिलके कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आगे पढ़ाई शिक्षा के साथ साथ एक और चीज़ कहूँगा कि आपकी जो चिकित्सा व्यवस्था है इसमें भी कई जगह पे, जैसे अभी आज एक बात बताऊँ मैं कि हमारे यहाँ पे एक कर्मचारी थे जिनको अभी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उनको मैंने ही मदद की है, पर उनको आयुष्मान कार्ड से मदद लेना थी, पर उनको प्रोसेस पता नहीं थी। तो सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिसके कारण उनको 2 लाख रुपए सरकार से मिल सकते थे, लेकिन वो पैसे समय पे प्रोसेस पता नहीं होने के कारण नहीं मिल पाए। तो ऐसी ये कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, ये भी मेरा एक उद्देश्य है कि जैसे आयुष्मान कार्ड की योजना है और भी योजनाएं सरकार की है, इनको गरीब मनुष्यों तक, जैसे गरीब जनजाति है या जो भी जिनको जो उसके पात्र है, उन तक ये योजनाओं की जानकारी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। कार्ड तो उन्हें बनवा के रख लिया, पर उसको कैसे उपयोग करना है, प्रोसेस क्या है, वो पता नहीं है। तो सरकार की योजनाओं तक भी अंतिम पंक्ति तक ले जाने का हमारा प्रयास है। मतलब आप एक कड़ी बन रहे हैं कि जो योजनाएं जनहित के लिए है वो आम जनता तक पहुंचे, उनको पता चले कि आखिरकार वो इसके लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सराहनीय कार्य है। एक चीज और, क्योंकि समाज सेवा के जरिए और साथ ही योजना तो पता है उनको जी, योजना पता है उनको, पर योजना में करना कैसे है, कैसे इस योजना का लाभ लेना है, इस कड़ी में वो कहीं ना कहीं पीछे है। और आप उन्हीं को जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वो कैसे इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ और, क्योंकि आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के लगातार आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है एलएन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के जरिए। ऐसे में अभी क्योंकि हम जब बात करते हैं अलग अलग सेक्टर्स की, अलग अलग फील्ड्स की, तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इन सालों में आप कितना बदलाव महसूस करते हैं और आगे के लिए आपका क्या विजन है इस बाबत? सन 2000 के बाद से मैं ये कहूँगा कि ये बदलाव नहीं, चमत्कार हुए। जहाँ हम कहीं पर जा रहे हैं, गांव की सड़कों से जा रहे हैं, मैं उदाहरण दूंगा इंदौर भोपाल सड़क का ही, तो करीब करीब 5.5 से 6 घंटे लगते थे। आज हमें 2 घंटे में इंदौर से भोपाल जा पाते हैं। तो ये बदलाव ही है जो सरकारों द्वारा किए गए, विभिन्न सरकारें आई और सब सरकारों द्वारा किए गए। और इसमें एक चीज और कहना चाहूँगा कि सन 2001 में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सरकार द्वारा चालू की गई, माननीय अटल बिहारी जी माननीय प्रधानमंत्री उस समय थे, उन्होंने ये योजना चालू की। जिन गांव की सड़कों पे 2-2 मीटर तक का ऊपर तक का कीचड़ होता था, कोई डिलीवरी कराना हो या कोई पेशेंट हो या किसी को स्कूल जाना हो, तो वो गाँव का बच्चा अपने स्कूल तक नहीं बारिश के सीजन में पहुँच पाता था। आज वहाँ पर पक्की सड़कें बन गई है।
इस तरीके से बदलाव काफ़ी आए हैं। देश में सबसे पहले ग्रामीण सड़कें बनी, ग्रामीण सड़कों पे काम हुआ, सड़कें 2 लेन की बनी, सिंगल लेन बनी। आज सड़कें 4 लेन की भी बन गई है, 6 लेन बन गई है, 8 लेन बन गई है। और अब बात हम करें तो हमारे इसमें आज चल रहा है एक्सप्रेसवे। कई सारे एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, जैसे मुंबई से दिल्ली का एक्सप्रेसवे 1200 किलोमीटर का नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसमें 8 घंटे में कोई भी ट्रांसपोर्ट का सामान दिल्ली से मुंबई 8 घंटे में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे बदलाव हुए। बिल्डिंग्स के इसमें बदलाव हुए कि जहां हमारे प्रदेश में उस जमाने में 1 या 2 या 5 या 7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज कहीं ज़्यादा हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेज आज 200 से ज़्यादा है प्रदेश में। और देश में भी इसी प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हुई है। मेडिकल की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, सभी में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। और बदलाव नहीं, चमत्कार है। बिल्कुल, बदलाव नहीं चमत्कार है आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने तमाम चीज़ों को देखा है। एक चीज़ और सबसे मुझे लगता है सबसे अहम सवाल ये है, क्योंकि आपने हर एक क्षेत्र में आपने जिस तरीके से कहा कि अलग अलग बातें होती हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से क्या कुछ बदलाव देखे, आपने इसका भी जिक्र किया, समाज सेवा भी लगातार कर रहे हैं। क्या इस वक्त में जब से आपने शुरुआत की और फिर आप आज यहाँ एक मुकाम तक पहुँचे हैं, इस वक्त में सफ़र आपका कैसा रहा? क्या कुछ चुनौतियाँ आई और उन चुनौतियों को पार कर आप कैसे आगे बढ़े? देखिए, कहीं पर भी आज आप कुछ सेवा करने जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ ये होती है कि हम जिस आदमी को लाभ दे रहे हैं वो सही में उसका पात्र है कि नहीं। शासन की नीतियों में भी यही है कि वो कई लाभार्थी जो लाभ लेने वाला है वो सही में उसका पात्र है कि नहीं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि इसमें कई ऐसे लोग भी आते हैं जो मिसयूज़ करते चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, तो उनको चिन्हांकित करना। और हम जहाँ हमारे खून पसीने की कमाई जो जिनको दे रहे हैं वो सही में उसके पात्र है कि नहीं, काबिल है कि नहीं, ये चीज़ को देखना और उस प्रकार से सेवा करना। साथ ही साथ अपने कार्यों में से समय निकालना। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो कार्य आप कर रहे हो उसमें से समय निकालकर समाज सेवा के लिए समय निकालना। लेकिन फिर भी आप इन चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने संघर्षों के बारे में जी मीडिया के दर्शकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया एलन मालवीय साहब। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।